तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पालक की फसल से लाखों की आय ले रहे किसान की सफल कहानी। विभिन्न फल उद्यानों में फलों के गिरने, फटने की समस्या और निदान पर जानकारी। गुलाब की फसल में समसामयिक प्रबंधन कार्य। खाद्यान्न फसलों में बढ़ती लागत, स्थिर होता उत्पादन के कारण लाभ का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। इसलिए आज के समय में किसान कृषि में विविधीकरण अपनाकर ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते, जिसको कर दिखाया ग्राम उसरण जिला सहारनपुर के एक किसान सतवीर सिंह ने, जो अपने फसल चक्र में पालक की खेती को शामिल करके 4 महीने में प्रति एकड़ 450 से 500 कुंटल पालक की उपज प्राप्त कर लगभग 2 लाख का फायदा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं खुद सतवीर सिंह से वो अपनी खेती में क्या क्या तकनीकी बिंदुओं को अपनाते हैं और साथ ही किस प्रकार से लाभ कमाते हैं। मैं लगभग 5 वर्ष से पालक की खेती कर रहा हूँ। ये लगभग सितंबर के महीने में उसकी बुआई होती है। पालक लगभग 1 एकड़ के हिसाब में मैं खेती करता हूँ। ये जो मेरी फसल है इसकी लगभग लास्ट कटाई चल रही है। वैरायटी ऑल ग्रीन है। ये जो है 8वीं बार अब की बार मैं कटाई कर चुका हूँ। इसमें मैं लगभग 400 क्विंटल तक अब तक प्रति एकड़ में काट चुका हूँ और लास्ट कटाई अब चल रही है। लगभग इसमें जो है 15 रुपए किलो भी बिका है, 5 भी, 3 भी, 4 भी, लगभग औसतन जो है 5-6 रुपए किलो का पूरे सीजन का आ जाता है। अगर पर एकड़ 5 रुपए किलो का हिसाब लगाते हैं तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए आसपास हमारा इनकम हो जाती है। उसमें लगभग खर्चा जो निराई गुड़ाई कटाई टोटल है, खाद दवाई, तो उसमें 70-80 हजार रुपए तक का पर एकड़ खर्चा हो जाता है। ये काट के लगभग हमें 1 लाख रुपए तक की बचत आसानी से आ जाती है। सबसे पहले तो मैं कंपोस्ट डालते हैं, सड़ी गोबर की खाद, प्रति एकड़ लगभग 100 क्विंटल। इसको खेत तैयार करने के पश्चात भुरभुरा करने के बाद जो उसकी आखिरी जुताई करेंगे उसमें सुपर फास्फेट, पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 1 एकड़ में आप 60 किलो सुपर फास्फेट और आपका 30-35 किलो पोटास और 30 ही किलो नाइट्रोजन डाल के खेत को बिल्कुल भुरभुरा करने के पश्चात वैरायटी ऑल ग्रीन है। बीज की मात्रा लगभग 1 एकड़ में 15-20 किलो बीज की आवश्यकता होती है और इसमें जो है 2 ग्राम कार्बनडाजिम के हिसाब से बीज शोधित करने के पश्चात बुआई करते हैं। बुआई करने के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। खेत तैयार करने के बाद बीज बुआई के बाद मिट्टी में मिला देते हैं, हल्की गहराई पे निराई के या हाथ से मिला करके हल्की सिंचाई कर देते हैं। जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए तो इसमें अगर खरपतवार दिखाई दे तो निराई गुड़ाई कर देते हैं। जो इसमें दूसरा जो सिंचाई करते हैं उसमें जो नाइट्रोजन है किलो पर एकड़ उसको लगा देते हैं।
और आपकी जो है लगभग 30-35 दिन में पहली कटाई शुरू हो जाती है। पहली निराई के बाद दूसरी सिंचाई पर लगभग 35-40 दिन में हमारी पहली कटाई शुरू हो जाती है। कीड़ा आता है, थ्रिप्स लग जाता है माऊ। इसमें लगभग 1 ग्राम 1 लीटर पानी में 1 ml डाइमेथोएट रागोर के नाम से आती है, वो इसको कवर कर देता है। फंगस की बीमारी लगभग जब टेम्परेचर अधिक होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। और इसमें फंजीसाइड के लिए डाइथेन M45 का स्प्रे करते हैं 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। लगभग इसको 1-1.25 इंच छोड़ के नीचे से ऊपर जब काटते हैं, उसके बाद फिर अगर खरपतवार दिखाई दे तो निराई गुड़ाई कर देते हैं, खुरपी से निकाल देते हैं। उसके बाद अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो सिंचाई के बाद थोड़ी नाइट्रोजन लगा दे। उसके फिर 25 दिन बाद दूसरी कटाई के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर 25 दिन के बाद ऐसे ही निराई गुड़ाई और सिंचाई ऐसे ही करते हैं तो बार लगभग 25 दिन बाद हर कटाई आपकी तैयार होती रहेगी। अब तक मैं इसमें 8 कटाई कर चुका हूँ। लगभग हर 22 या 25 या 28 दिन के अंतराल पर फसल तैयार हो जाती है कटाई के लिए। इसकी कटाई लगभग आप 500 ग्राम या 1 किलो की पर बैग, एक पैकेट जो गठड़ी नुमा होती है छोटे साइज की, फिर उसको आप बांध कर मार्केट में ले जा सकते हैं। हम रोजाना लगभग 2 या 2.5 क्विंटल लेते हैं, क्योंकि अपने स्थानीय नज़दीकी मंडी में जाते हैं। अगर बाहर ट्रांसपोर्ट या दूर की मंडी या ज़्यादा भेजना हो फिर उसे आप एक साथ भी काट सकते हैं। तो इस तरह लगभग सब करके अब मेरी फसल ख़त्म की ओर है। अब मैं इसमें लगभग मिर्च या करेले की पैदावार ले सकता हूँ। पालक की फसल मेरे हिसाब से और फसलों की अपेक्षा बहुत अच्छी, जल्दी, टिकाऊ और सस्ती, अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी। किसान भाइयों, अगर आप भी इसकी खेती करें तो मेरी तरह इसमें अच्छी पैदावार, अच्छी इनकम ले सकते हैं। बागवानी के अंतर्गत आम, अमरूद, लीची और साथ ही नींबू वर्गीय फल उद्यान है, जिसमें इस समय बड़ी मात्रा में फूल से फल परिवर्तित हो रहे होंगे। साथ ही कहीं कहीं फल बढ़वार की अवस्था पर है, जिसकी देखरेख करना बेहद आवश्यक होता है। परंतु किसान भाई इस समय बागों की देखरेख में लापरवाही कर, जिसके कारण फलों का झड़ना और फलों के फटने की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जिसके कारण बागों से कम फलन की प्राप्ति होती है। अतः इस तरह की समस्या बागों में न आए, इसके लिए बागवान भाइयों को बाग में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इसके लिए देखिए ये विशेष प्रस्तुति। फल वृक्षों में प्रारंभ में भारी मात्रा में फूल फल में परिवर्तित होते हैं, परंतु धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त करने तक इनकी संख्या में काफी कमी आ जाती है। ऐसा देखा गया है कि फल बनने के 2 से 4 सप्ताह के अंदर सबसे अधिक फल गिरते हैं। फल गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे निषेचन में बाधा पड़ना, भ्रूण का नष्ट होना, असंतुलित पोषण, हार्मोन्स का असंतुलन व प्रजातीय भिन्नता आदि के अतिरिक्त कुछ बाह्य कारक जैसे अधिक तापक्रम, कम आर्द्रता तथा तेज हवाएं फल के झड़ने में सहायक पाए गए हैं। उक्त समस्याओं के समाधान के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। तेज हवाओं से बचाव के लिए बाग के चारों ओर वायु रोधक वृक्ष के पौधे होने चाहिए। यह पौधे तेज हवाओं को बाहर से अंदर प्रवेश करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और फूल एवं फल कम झड़ते हैं। फल बैठने के उपरांत नियमित सिंचाई निश्चित समय अंतराल पर की जानी चाहिए। 20 से 30 ppm नैप्थलीन एस्टिक एसिड हार्मोन्स के घोल का छिड़काव प्रथम बार फूल आने के समय तथा दूसरा छिड़काव मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के समय किया जाना चाहिए। इससे फल का झड़ना रुक जाता है। फलों के फटने की समस्या विभिन्न फल प्रजातियों जैसे लीची, अनार, बेर, नींबू इत्यादि में उत्पादन के साथ साथ विपणन में भी गंभीर समस्या पैदा कर देते हैं। साधारणतः फलों के फटने की समस्या फल विकास के समय से ही प्रारंभ होकर फल परिपक्वता तक होती रहती है, परंतु परिपक्वता के समय फल फटने से किसानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। फल फटने की समस्या कितनी नुकसानदेह है, आइए जानते हैं। यदि हम विभिन्न फलों के फटने की समस्या पर नजर डालें तो नींबू, लीची, अनार में 30 से 40% फल फट जाते हैं।
जबकि आम, बेल एवं केला में औसतन 10 से 20% फल फटते हैं। लीची की विभिन्न किस्मों में फल फटने की समस्या 0% से 50% तक देखी गई है। फल फटने का समय, कारण एवं प्रबंध। बहुत से फल प्रजातियों में फलों के विकास के समय वातावरण में शुष्कता एवं गर्म तेज हवाओं के चलने से मृदा में उपस्थित नमी जल्दी सूख जाती है, जिसे पूरा करने के लिए बगीचे की सिंचाई करनी पड़ती है। पूरी तरह से सूखी मिट्टी में पानी देने से फलों में एकाएक पानी का संचरण होता है और उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जो फलों के फटने की समस्या को उग्र कर देती है। इसके निराकरण के लिए कुछ उपाय लाभकारी पाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। अधिक गर्मी एवं शुष्क वातावरण की दशा में बाग में पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। हार्मोन्स का असंतुलन। फलों का विकास मुख्यतः ऑक्जिन नामक पादप हार्मोन के कारण होता है, जिसका स्राव बीज में होता है। फल विकास के समय जब इस हार्मोन की मात्रा बीज एवं छिलके में कम तथा गूदे में अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, तब फल फटने लगते हैं। अतः इसके सही संतुलन के लिए कुछ कारगर उपायों को अपनाना चाहिए, जैसे लीची के फलों में प्लेनोफिक्स 100 ppm या जिब्रेलिक अम्ल 40 ppm का 15 दिनों के अंतराल पर 4 छिड़काव फल लगने के 15 दिनों बाद करने पर फल फटने की समस्या को रोका जा सकता है। नींबू के फलों पर 10 ppm प्लेनोफिक्स या जिब्रेलिक अम्ल का 3 छिड़काव फल लगने के समय, फल लगने के 20 दिन बाद एवं फल पकने के 1 माह पूर्व करने से अच्छा नियंत्रण होता है। तीसरा है पोषक तत्वों का असंतुलन। फलों के विकसित होने में पोटेशियम, कैल्शियम, जस्ता, बोरान, तांबा, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज इत्यादि पोषक तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। अतः इनकी कमी या असंतुलन से फलों में फटने की समस्या आ जाती है, जिसे रोकने के लिए विभिन्न फल प्रजातियों में इनकी पर्याप्त मात्रा देना जरूरी होता है। इन तत्वों को उर्वरकों के साथ मिट्टी में मिलाकर या पौधे पर पानी छिड़काव के द्वारा दिया जा सकता है। कुछ प्रमुख फलों में पोषक तत्वों की कमी से फल फटने की समस्या का निवारण इस प्रकार है। लीची के वृक्षों पर बोरिक एसिड 0.4%, फलों के बीज सख्त होते समय 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। उसके उपरांत जिंक सल्फेट 0.5%, फलों के रंग बदलने के समय 1 छिड़काव करें। नींबू के फल वृक्षों पर बोरेक्स 0.2%, फल विकास के समय 1 महीने के अंतराल पर 3 पानी छिड़काव करते हैं। अनार फल वृक्षों पर कैल्शियम नाइट्रेट 0.1%, दाने के विकास के समय 20 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव किया जाता है। तथा आम के वृक्ष पर बोरेक्स 0.4%, फल लगने के 1 माह के बाद 20 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करते हैं। इस प्रकार फल फटने की समस्या के सही कारणों की पहचान करके उनका उचित समय पर कारगर तरीके से नियंत्रण करके विभिन्न फलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे किसानों को थोड़े खर्च से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसान भाइयों ने गुलाब की फसल लगा रखी होगी तो उन्हें चाहिए कि वे इस समय इसकी विशेष देखभाल करें, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में वांछित फूलों की प्राप्ति हो और इसके लिए जरूरी है और इसमें उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन एवं साथ ही आपको बताएं पौध संरक्षण पर भी ध्यान देना होता है। लेकिन इन क्रियाओं को कब और किस प्रकार से संपादित करें जिससे आगे चलकर गुलाब की फसल से बहुत ज्यादा गुणवत्ता युक्त अधिक फूलों की प्राप्ति हो, तो आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आज मैं आपको कलमी गुलाब की खेती के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, इस समय कलमी गुलाब
अपने पुष्पन काल के चरम पर है। कौन से प्रबंध हम इस समय कर लें ताकि जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो फूलों की से हमें अधिक लाभ प्राप्त करने की बात करते हैं, वो अंतिम स्थिति में भी हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाए ताकि हम अच्छा लाभ प्राप्त कर लें। किसान भाइयों, अच्छी गुणवत्ता युक्त अच्छे आकार का फूल प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखें। इसलिए हमें समय समय पर अपनी फसल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। वर्तमान समय में बड़ा महत्वपूर्ण है कि कलमी गुलाब में एक बड़ी समस्या रहती है कि जब उसमें फूल आना शुरू होता है, कुछ दिन के उपरांत उसमें जो रूट पोर्शन है जिस पे हमने बड चढ़ाई थी, उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ से कुछ वाटर शूट्स निकलने लगते हैं, और यदि उनको समय रहते हमने रिमूव नहीं किया तो आगे जो हमारी मुख्य फसल है फूल की, वो फूल आना बंद हो जाएंगे। उसकी ताकत वाटर सकर्स ले लेंगे और फूल का साइज भी छोटा हो जाए, कुछ दिन बाद वो फूल आना बंद हो जाएगा। इसलिए पहली प्रक्रिया के तहत हमें डी-शूटिंग या वाटर सकर्स को रिमूव करते रहना चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, आप जानते हैं कि खरपतवार गुलाब अपने आप में काफ़ी पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और यदि साथ में खरपतवारों को हम समय समय पर न निकालते रहे तो जो हमारे पोषक तत्वों की मात्रा है, भारी मात्रा में ये खरपतवार उसको प्राप्त कर लेंगे, और ये ताकत यदि पौधे को नहीं मिल पाएगी तो उसमें फूल कम संख्या में आएंगे और जो फूल का आकार होगा वो भी छोटा होगा। हमें खरपतवारों को बिल्कुल नहीं रहने देना है। गुलाब की जो खेती है वो खरपतवारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए हम समय से निराई गुड़ाई करते रहें। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण अंतिम बिंदु है कि हमें गुलाब को, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखें कि हर सिंचाई छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर की जाए। तीसरा किसान भाइयों, इस समय मौसम में परिवर्तन होता है, इसलिए कुछ जो बीमारियां हैं वो प्रभावी हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी पत्तियों पर या उनकी शाखाओं से उल्टा अंगमारी रोग या पत्तियों पर झुलसा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। उनसे हमें ज़रूर बचाव करना चाहिए। उनसे बचाव के लिए कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर की दर से समय समय पर कम से कम 2-3 छिड़काव यदि हम कर देंगे तो इस बीमारी से बचाव हो जाए। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से खेती योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि उसमें जैविक खादों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। नाड़ी विधि से कम समय में अच्छी गुणवत्ता का खाद तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, खाद बनाने की नाड़ी विधि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आइए देखते हैं कार्यक्रम की ये विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, नाडेप कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वप्रथम टांके का निर्माण किया जाता है। इसके लिए 12 फीट लंबा, 3 फीट ऊंचा व 5 फीट चौड़ाई के आकार का टांका बनाया जाता है। यह टांका ईंट व सीमेंट की सहायता से पक्का बनाया जाता है तथा टांके की दीवारों की मोटाई 9 इंच तक रखी जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं टांका बनाने में लगने वाले खर्चे की। तो इसके अंतर्गत टांका बनाने के लिए आपको लगभग 1200 ईंटों की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत होती है 4000 से 4200 रुपए तक। इसके साथ ही साथ 1500 रुपए की रेत व सीमेंट लगेगी और 700 रुपए मजदूरी के लगते हैं। अतः एक टांका बनाने में 5000 से लेकर 5400 रुपए तक की लागत आती है। अब पूरी सामग्री एकत्रित करने के पश्चात आप उचित रूप से नींव भरकर जमीन के ऊपर एक आयताकार टांका बनाइए। टांका बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे टांका बनाते समय 1.5 फीट की दूरी पर छेद छोड़ दिए जाते हैं। छिद्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि पहली लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में दूसरी लाइन के छिद्र आएं और दूसरी लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में तीसरी लाइन के छिद्र आएं। इसका उद्देश्य यह होता है कि टांके में बने छिद्रों द्वारा हवा का आवागमन होता रहे। वहीं जो पदार्थ या अतिरिक्त पानी हम टैंक में डालते हैं तो वो अधिक होने पर छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। टांके को भरने से पहले उसके अंदर व बाहर चूने से पुताई कर लेना चाहिए तथा ध्यान रखें कि टांके में भरने वाली सामग्री में कोई मोटी लकड़ी, तना या पत्थर और कांच इत्यादि नहीं मिले होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं टांके की भराई में काम आने वाली सामग्री पर। टांके की भराई के लिए कृषि या फसलों के अवशेष 1500 किलोग्राम, गाय का गोबर 100 किलोग्राम, 2
200 लीटर पानी तथा 1750 किलोग्राम मिट्टी की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम टांके के फर्श पर 6 इंच की मोटी घास फूस या कृषि अवशेषों की परत बिछाते हैं। इसके बाद गोबर को पानी में घोलकर एक पतली परत इसके ऊपर बिछाते हैं। फिर जो मिट्टी हमने ली है उसकी कम से कम 3 से 4 इंच मोटी परत उसके ऊपर बिछा देते हैं। यह क्रम तब तक जारी रखें कि जब तक कि यह सामग्री टांके के 9 इंच ऊपर तक ना पहुंच जाए। इसके बाद टांके को गोबर और मिट्टी की 3 इंच मोटी परत से लेप कर सील कर देना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक 10 दिन के अंतराल से आप इस टांके का निरीक्षण करते रहें तथा जब कभी दरार दिखाई दे तो उसमें जल व गोबर मिलाकर डाल दें और दोबारा से सील कर दें। चूँकि टांके के अंदर की मिट्टी सामग्री पाचन क्रिया के कारण 15 से 20 दिन में 8 से 9 इंच तक अंदर तक की ओर दब जाती है। इसके पश्चात 1.5 फुट ऊंची पहले बताई गई सामग्री का उसी क्रम में आप भराव करें। इसके उपरांत फिर से मिट्टी और गोबर की मोटी परत से इसे लेप कर दें। अब आप इस टांके में जगह जगह बांस या संबल से छेद कर उसमें 3 किलोग्राम राख फास्फेट को 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर डाल दें। साथ ही अलग अलग छिद्र करके 500 ग्राम एजोक्टोबैक्टर और 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर एवं 1.5 किलोग्राम स्फुर घोलक जीवाणु खाद को 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर 80 दिन बाद डालें, जिससे आपके कंपोस्ट खाद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब इन छिद्रों को पुनः बंद कर दें और 100 से 120 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार में इस प्रकार के टांके से आपको 25 से 30 क्विंटल नाडेब खाद मिल जाएगी तथा एक वर्ष में इस टांके से आप लगभग 100 कुंटल नाडेब खाद तैयार कर सकते हैं, जिसे आप अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी इत्यादि में 1 से 3 क्विंटल प्रति बीघा नाडेब कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। जहां सघन खेती होती है अथवा जहां सब्जी वर्गीय फसलें लेते हैं, वहां हम कंपोस्ट को 3 से 5 क्विंटल प्रति बीघा की मात्रा का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों में इसे 15 से 20 किलोग्राम प्रति पौधे की दर से दिया जाता है। जो किसान भाई जैविक खेती को अपना रहे हैं, वे इस नाडेब कंपोस्ट का खेतों में प्रयोग करने के बाद प्रथम वर्ष रासायनिक खादों की मात्रा में करीब 1/3 की कटौती कर सकते हैं। और वहीं यदि किसान जैविक खाद की सभी विधियों को अपनाए तो 5 वर्ष बाद पूर्णतः जैविक खेती कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अपने कार्यक्रम में उन्हें शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बिंद की फतेहपुर के सुमेर वर्मा ने। आप मधुमक्खी पालन पर जानकारी चाहते हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MA LLB करने के बाद बेरोजगार हो गया। इसके बाद मैं घर आया। सन 2004 में प्रशिक्षण लेने के बाद मैंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। मधुमक्खी पालन का काम शुरू किए 2004 में। तो इसके बाद 2005 में 2004 में हम लोग 13 बक्से मधुमक्खी पालन का खरीदे। करीब 65,000 रुपया हम लोग लगाए मधुमक्खी पालन। फिर 13 बक्से से हम लोग डिवीजन करके उसको 26 बनाए। तो फैजाबाद से मधुमक्खियाँ खरीद के लाए थे हम लोग। कई जगह से खरीद के 2-3 जगह से खरीद के लाए थे। फैजाबाद वगैरह कई जगह से। हमारे एक आदमी मित्र थे, उनके यहाँ से भी खरीद के लाए थे। इसके बाद हम लोग दूसरे साल फिर 26 डब्बा से 54 डब्बा बनाए। 54 डब्बा बनाने के बाद फिर हम लोग तीसरे साल 54 डब्बा से 100 डब्बा बनाए और 100 डब्बा बेचे। उसी साल से हमारा काम चल निकला और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मधुमक्खी पालन बहुत प्रॉफिट वाला व्यवसाय है। एक डिब्बे से कम एक सीजन में 50 किलो शहद निकलती है और एक डिब्बा कम से कम एक डिब्बे से 3 डिब्बे और बन जाते हैं, 2 डिब्बे और बन जाते हैं। जैसा आप चाहें, जैसा आपका ज्ञान हो। तो कम से कम एक डिब्बे से 2 डिब्बा बहुत आराम से बनाया जा सकता है। मधुमक्खियों को जीवन चक्र, एक डिब्बे में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक रानी होती है और
100 करीब नर होते हैं और करीब 30,000 से लेकर 1 लाख तक वर्कर होते हैं। और एक रानी की उम्र 1 साल होती है, वर्कर की 1.5 महीना होती है और नर की 6 महीना होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये मधुमक्खियाँ हैं, इसमें वर्कर मधुमक्खियाँ हैं, नर मधुमक्खियाँ हैं। इसे छत्ता लगाते हैं और जो है अपना छत्ता बनाती हैं। एक दिन में एक सीट ये 3-4 दिन में बना देती है। एक बॉक्स में अधिक से अधिक 10 छत्ते हो सकते हैं। वैसे सीजन काल में 8 छत्ते ही रखे जाते हैं। मधुमक्खी पालन में उनकी देखभाल के लिए सामान्यतः कोई इनको रोग नहीं लगता है। थोड़ा बहुत रोग लगता है, एक माइट रोग है वही लगता है। इसके लिए आप लहसुन एक डिब्बे में 2 जवा डालते रहिए तो माइट रोग कभी नहीं लगेगा। सीजन ऑफ काल में अप्रैल से इनको थोड़ा सा चीनी डालना पड़ता है। एक डिब्बे में करीब 100 ग्राम चीनी, हर 10 दिन में 100 ग्राम चीनी आप डालते रहिए, जिससे एक डिब्बे का पालन पोषण हो सके। इसके लिए घर की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुले में अपने बॉक्स रख सकते हैं, इसके लिए ज़मीन की भी वो ज़रूरत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत कम पैसे में इस व्यवसाय को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके बाद आप मक्खियों को बढ़ा के बेच सकते हैं। दूसरी बात, मधुमक्खियाँ बेस्ट पॉलिनेटर हैं। आप एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ, सबसे बड़ा लाभ जितना मधुमक्खी पालन में हम लाभ कमाते हैं उससे 18 गुना लाभ सिर्फ पॉलिनेशन से है। दूसरी बात, मधुमक्खी पालन में एक नया व्यवसाय अब जो शुरू होगा वो ये है कि मधुमक्खी वंश किराए पे लेके बेचना। कि किसी की फसलों में वृद्धि नहीं हो रही, फलों में वृद्धि नहीं हो रही, फलों प्रोडक्शन घट रहा है, तो मधुमक्खी वंश किराए पे लेके उनको दिया जाता है। जैसे 10 एकड़ ज़मीन में 10 एकड़ खेत में यदि 100 डब्बे मधुमक्खियाँ लगाएंगे तो उसका 1 लाख रुपया सिर्फ किराया होता है। बाकी जो शहद निकलती है वो आपकी किराया आपका। तो सबसे बड़ा काम मधुमक्खी पालन में ये शुरू होने वाला है। शहद, कंपनियां शहद, अगर आपके पास कितना भी शहद है, कंपनियां घर लाकर शहद, आपका सारा शहद उठा ले जाती हैं, आपको नगद कैश पैसा दे देती हैं। शहद बिकने में कोई दिक्कत नहीं। प्रति बक्स कम से कम साधारण रूप से एक बक्से से 50 किलो शहद निकलती है। 50 किलो शहद ये बिक जाती है। अगर एक 100 के रेट से बिकती है तब भी 5000 का शहद हो गया। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। कद्दू वर्गीय फसलों में रोग नियंत्रण, फ्रेंच विधि से गन्ने की बुआई तकनीक पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।